मनीष बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मनीष के बेटे राहुल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, मनीष की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, राहुल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? मनीष की पत्नी प्रिया ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? प्रिया ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मनीष बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मनीष की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मनीष को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मनीष बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मनीष, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मनीष ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे न। प्रिया को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मनीष जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब मनीष बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मनीष के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रणधीर ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मनीष, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रणधीर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गाँव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, प्रिया ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रणधीर ने मनीष की ओर देखा तो मनीष ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रणधीर सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चले गए सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रणधीर दौड़कर सरला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा मनीष, तूने तो नाम उजागर कर दिया, अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रणधीर ने मनीष को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मनीष का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, सरला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रणधीर ने प्रिया की ओर व्यंग्य से देखा। प्रिया निरुत्तर होकर मनीष को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा मनीष, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था।
प्रिया बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रणधीर की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रणधीर ने सरला से कहा। मनीष को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रणधीर जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मनीष को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मनीष ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। प्रिया को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरला से आंख मिलाए। सरला ने प्रिया की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मनीष को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रिया और बच्चों ने सरला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।